चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर रोज सुबह जब आपकी मम्मा या आपके डैडी चाय बनाते हैं तो इस चाय को कप में पोर करने से पहले वो इस स्ट्रेनर की मदद से इसे छानते हैं। इसे छन्नी भी कहा जाता है, राइट? सो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेपरेट कर रहे हैं टी को टी लीव से, टी को चाय पत्ती से, क्योंकि टी हमारे लिए एक यूजफुल कंपोनेंट है। हम इस चाय को पीते हैं, राइट? और जो टी लीव्स हैं, जो चाय की पत्ती है, वो एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इस चाय की पत्ती को नहीं खाते, राइट? हम इसे फेंक देते हैं। सो ये था पहला एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन, जहां हमने टी को सेपरेट किया टी लीव्स से। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, क्या आपने कभी अपने घर में अपने किसी बड़े को इस तरह से दही को यानी कर्ड को कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए देखा है? इसे चर्निंग ऑफ कर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब दही को हम कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहते हैं, तो उससे हमें मिलते हैं मक्खन और लस्सी। तो कॉन्टिन्यूसली दही को स्टर करने से हमें मिला मक्खन और लस्सी, और ये दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स है हमारे लिए, राइट? हमें मक्खन भी खाना है और हमें लस्सी भी पीनी है। सो इस तरह की सेपरेशन में हमने सेपरेशन की ताकि हमें मिले दो यूजफुल कंपोनेंट्स, राइट? जबकि टी वाले केस में हमने जब सेपरेशन की तो हमने एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट को यूजफुल कंपोनेंट से सेपरेट किया, राइट? पर इस केस में हमने दही को कॉन्टिन्यूसली सिर्फ इसलिए स्टर किया ताकि हमें दो अलग अलग चीजें मिल जाएं और इन दोनों अलग अलग चीजों को हमें कंज्यूम करना है, राइट? ओके, सो ये था सेपरेशन का दूसरा एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ओके, तो ये क्या है? ये है एक वीट प्लांट, ठीक है? और ये जो वीट प्लांट के ऊपर जो स्पाइक्स लगी हैं, ये हैं वीट के ग्रेन्स। इन ग्रेन्स को जब पीसा जाता है तो उससे मिलता है आपको आटा, ठीक है? तो ये है वीट ग्रेन्स, और ये जो इसकी स्टेम है इसे कहा जाता है स्टॉक्स। तो जब हम वीट प्लांट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें वीट प्लांट को सेपरेट करना पड़ता है उसके ग्रेन्स में और स्टॉक्स में। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन ग्रेन्स को हम खाते हैं और ये जो स्टॉक्स बचते हैं इसे एनिमल फीड की तरह यूज किया जाता है, यानी जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है? तो ये था हमारे सेपरेशन का थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हमने ग्रेन्स को सेपरेट किया स्टॉक्स से, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये है एग्जाम्पल हमारा जो हमने अपने थर्ड चैप्टर दैट इज फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा है, कॉटन गिनिंग। याद आया? सो कॉटन गिनिंग क्या है? कॉटन गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है कॉटन सीड से, राइट? सो ये जो गिनिंग की प्रोसेस है ये भी एक सेपरेशन प्रोसेस है, राइट? हमने कॉटन फाइबर को सेपरेट किया कॉटन सीड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो आप सबका फेवरेट है। ये एक बाउल ऑफ सैलेड है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है? बट सपोज करिए आपको इनमें से कुछ वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उन वेजिटेबल्स को उठाएंगे और अलग रख देंगे और बाकी की जो आपको पसंद है आप खा लेंगे, राइट? सो आपने क्या किया? आपने सेपरेशन की। आपने नॉन टेस्टी फूड को टेस्टी फूड से सेपरेट कर दिया, तो ये भी सेपरेशन है। ऑलराइट गाइज, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, राइट? और हम ये भी समझ गए कि ये जो सेपरेशन हम करते हैं इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, राइट? कभी हम सेपरेशन करते हैं यूजफुल कंपोनेंट को नॉन यूजफुल कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए, कभी हम सेपरेशन करते हैं क्योंकि हमें दो यूजफुल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ ब्रॉड रीजंस, ठीक है? ब्रॉडली देखते हैं कि ये सेपरेशन की क्यों जाती है। ओके, तो हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो हम सेपरेशन इसलिए करते हैं, नंबर वन रीजन, टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। कभी कभी हम सेपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जब हमारे
चावल या दाल में जो स्टोन्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम जब सेपरेट करते हैं खाने से पहले, आपने देखा होगा आपकी मम्मी हमेशा करती हैं, ठीक है। तो वो स्टोन्स को और इंसेक्ट्स को पहले बाहर निकाल लेंगी, उसके बाद चावल को धोएंगी एंड देन शी विल कुक इट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला रीजन सेपरेशन का, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। दूसरा जो कॉमन रीजन है जिस वजह से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, वो है जब हम सेपरेट करना चाहते हैं किसी नॉन यूजफुल सब्सटेंस को मिक्सचर से। और इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, जब हम चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, तो चाय पत्ती एक नॉन यूजफुल सब्सटेंस है हमारे लिए। तो इस केस में हम, ये है उसका एग्जाम्पल, जब हम एक नॉन यूजफुल सब्सटेंस को एक मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन जिसके लिए हम सेपरेशन करते हैं वो है जब हम चाहते हैं दो यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग अलग यूज करना। जैसे कि जब हम कर्ड को कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं तो हमें मिलता है लस्सी और मक्खन, राइट। तो लस्सी और मक्खन दोनों हमें चाहिए, इसलिए हम कर्ड की सेपरेशन करते हैं बाय कॉन्टिन्यूसली स्टरिंग इट, बार बार उसे हिलाकर, ठीक है। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस जिस वजह से हम कंपोनेंट्स की सेपरेशन करते हैं। पहला था हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए, दूसरा है नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए, और तीसरा है जब हम दो यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग अलग करके यूज करना चाहते हैं। आई रियली होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी बुक में एक टेबल दिया है जिसमें कुछ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं और कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके, कि जब आप स्टोन्स को राइस से सेपरेट करते हैं तो ये आप क्यों करते हैं, और उसके बाद जो आपने सेपरेट किया कंपोनेंट यानी जो इम्प्योरिटी थी उसके साथ आप क्या करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप स्टोन्स से राइस को सेपरेट करते हैं, ये आपने क्यों किया, बिकॉज यू आर रिमूविंग द इम्प्योरिटी, उसकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, उसमें से हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटाने के लिए, राइट। और उसके बाद उस कंपोनेंट को यानी स्टोन्स का आप क्या करेंगे, यू विल थ्रो देम, आप उसे फेंक देंगे, राइट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जब आप कर्ड को कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं या कर्ड की चर्निंग करते हैं, तो ये आप क्यों करते हैं, आप करते हैं क्योंकि आपको दो यूजफुल सब्सटेंसेस चाहिए, दो यूजफुल बट डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए, लस्सी और मक्खन, ठीक है। और आप इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या करेंगे, आप इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, यू विल यूज बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ओके। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जब आप चाय पत्ती को चाय से सेपरेट करते हैं, तो ये आपने क्यों किया, क्योंकि आप एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यहाँ नॉन यूजफुल कंपोनेंट क्या है, चाय पत्ती, चाय की पत्ती हम यूज नहीं खाते नहीं है, राइट। तो ये आपने किया क्योंकि आप एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस नॉन यूजफुल कंपोनेंट का आप करेंगे क्या, इसको भी आप फेंक देंगे, राइट। आप चाय पत्ती फेंक देते हैं चाय बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए ये टेबल हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने बात कर ली बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जहां हम सेपरेशन करते हैं, और ये भी पढ़ लिया कि हम सेपरेशन करते क्यों हैं। अब हमें पढ़ना है डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सेपरेशन कर सकते हैं दो सब्सटेंसेस की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से मेथड्स हैं। ये हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, बहुत ही इजी हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग। देखते हैं हैंड पिकिंग क्या है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास राइस ग्रेन्स, यहाँ चावल हैं पर इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इन इम्प्योरिटीज को एक एक करके चावल से अपने हाथों से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, राइट। आपकी मम्मी हर रोज ये करती हैं, आपने देखा होगा। सो इस तरह से दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, आपने चावल को और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दिया, राइट। किसके द्वारा, अपने हाथों के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग, हैंड से पिक करना। इजी, वेरी इजी। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये था वो एग्जाम्पल, ये है वो एग्जाम्पल कि जब भी आपके पास कोई पल्स या राइस होती है जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि स्टोन्स है, डर्ट है, इंसेक्ट्स है या कोई और तरह के ग्रेन है, तो आप इन स्टोन्स, डर्ट, इंसेक्ट्स या अदर ग्रेन्स को अपने हाथों द्वारा
पिक करके निकाल देंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग वो सेपरेशन मेथड हुआ जिसमें आप अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को एक मिक्सचर से हटा देते हैं बाय यूजिंग योर हैंड। दिस वाज इजी, वेरी इजी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या हैंड पिकिंग के द्वारा हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? चलिए, आंसर देने से पहले ये पिक्चर देखिए। ये है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। इसमें शुगर भी है और नमक भी है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप अपने हाथों से इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? सॉल्ट को अलग कर सकते हैं और शुगर को अलग कर सकते हैं? नो, दैट मीन्स हैंड पिकिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किन केसेस में हैंड पिकिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसको हम तब यूज कर सकते हैं जब साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस जो हो वो बड़ा हो। ठीक है, जो आपकी इम्प्योरिटी है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बड़ी चीज को आप आसानी से पिक कर सकते हैं अपने हैंड से और उसे सेपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी इम्प्योरिटी बहुत ही स्मॉल हुई, मान लीजिए आपकी इम्प्योरिटी सॉल्ट है, किसी चीज में सॉल्ट मिक्स हो गया है, तो अगर इम्प्योरिटी का साइज बहुत ही स्मॉल है तो आप उसकी हैंड पिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, कब आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं? जब जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कम हो। ठीक है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी हो तो हैंड पिकिंग से हम कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि टन्स एंड टन्स ऑफ ग्रेन्स रखा है और उसमें से आपको छोटे छोटे सैंड या कोई और पार्टिकल मान लीजिए अलग करना है, तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जब इम्प्योरिटी का साइज बहुत ज्यादा होगा तो आप उसको हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या समझ गए कि अगर साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस स्मॉल हो या फिर क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा हो तो हैंड पिकिंग यूज नहीं होती है। ठीक है, हैंड पिकिंग आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूं कि व्हीट प्लांट के ग्रेन्स और स्टॉक को सेपरेट किया जाता है, राइट? क्योंकि ग्रेन हम खाते हैं और स्टॉक्स को एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, पर आपको ये मैंने नहीं बताया कि इन्हें सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम व्हीट प्लांट से उसके ग्रेन्स और स्टॉक्स को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या है? अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। ग्रेन्स और स्टॉक्स को सेपरेट करने की प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो व्हीट प्लांट को हार्वेस्टिंग के बाद इस तरह से फील्ड में कुछ दिनों के लिए सन ड्राइंग के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसके स्टॉक्स जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद दो तरीकों से थ्रेशिंग की जाती है। स्मॉलर स्केल पे फार्मर्स क्या करते हैं कि ऐसे बंडल्स बनाते हैं स्टॉक्स के और उसके बाद उन्हें बीट करते हैं किसी हार्ड फ्लोर पे। जैसे ये एक स्टोन स्लैब है, इस पे फार्मर जो है उसे बीट कर रहा है व्हीट के स्टॉक्स को। तो क्या होगा कि ये जो ग्रेन्स हैं ये सेपरेट होने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये ग्रेन्स यहाँ गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेशिंग की जाती है। बट लार्जर स्केल में जहां बहुत बड़ा फील्ड हो, बहुत ज्यादा व्हीट प्लांट्स हो, तो थ्रेशर्स की मदद से थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि लार्जर स्केल्स में आप इस तरह से नहीं कर सकते ना, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप मैन्युअली इतने सारे प्लांट्स की थ्रेशिंग खुद करें। ठीक है, तो आई होप आप थ्रेशिंग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन जो हमें पढ़ना है वो क्या है। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है विनोइंग। देखते हैं विनोइंग क्या है। पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये एक व्हीट की स्पाइक है। ठीक है, अब ये जो व्हीट जो है इसमें, इसके बाहर अगर आप देखें तो ये जो ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग है इसे हम कहते हैं हस्क। ठीक है, ये व्हीट का हस्क होता है और इस हस्क को जब हम हटा देंगे ये छिलका जैसा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ग्रेन है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसके अंदर जो ग्रेन है इसे पीस कर बनता है हमारा आटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि थ्रेशिंग, जो हमने पिछला सेपरेशन मेथड पढ़ा, उसमें हम स्टॉक से इस चीज को अलग करते हैं। ठीक है, जो ग्रेन्स लगे हैं। ठीक है, विनोइंग में हम क्या करते हैं, हम ग्रेन्स को इस हस्क से सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेन्स को पीस कर हमारा आटा बनेगा और हस्क जो है वो फॉडर की तरह यूज होता है, उसे
जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है, एनिमल फीड की तरह यूज होता है। तो ये है विनोइंग, ठीक है, जिसमें हम ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो विनोइंग जो है वो फार्मर्स के द्वारा यूज की जाती है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि जो विंड है, हवा है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। यहाँ एक लेडी है जो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, एक स्टूल पे खड़ी है थोड़ी ऊंचाई पे, और उनके हाथ में ये एक बास्केट जैसी है जिससे वो ग्रेन्स जो हैं उनको नीचे की तरफ फेंक रही हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में आगे को चल रही है, तो जो लाइटर पार्टिकल्स है, वो जो छिलका है, वो जो हस्क है, क्योंकि वो हल्का है, तो वो विंड के बहाव से आगे की तरफ चला जाएगा, राइट। लाइटर पार्टिकल्स विल बी कैरिड अवे बाय विंड, आगे को चला जाएगा और यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे ग्रेन्स हैं, क्योंकि वो हैवी हैं, तो वो ऐसे सीधे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। हेवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड फॉर्म हीप। तो इस तरह से विनोइंग यानी बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड की मदद से हम हेवियर और स्मॉलर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये डेफिनेशन समझ सकते हैं दैट विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ओके। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज फार्मर्स करते हैं हस्क और ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। विनोइंग आप समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से थ्रेशिंग और विनोइंग को रिवाइज कर लीजिए। मैं नहीं चाहती आप इन दोनों प्रोसेसेस में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये है व्हीट प्लांट। तो थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, इस व्हीट प्लांट के जो ग्रेन्स हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसे सेपरेट करते हैं स्टॉक से, राइट। ग्रेन्स और स्टॉक्स को सेपरेट करने वाली प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग, पर इसमें अभी भी ये छिलका है, हस्क है, ठीक है। विनोइंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इस हस्क को ग्रेन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है हमें पढ़ना है वो है सीविंग। सीविंग क्या है देखते हैं। तो ये सीविंग है। आप सबने अपनी मम्मा को इस तरह से आटे को छानते हुए जरूर देखा होगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं सीविंग। अब सीविंग जो है वो क्या है, इट इज अ सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जब दो पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट हो तो उसे सेपरेट करने के लिए हम सीविंग यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए, अगर आटा है तो जब हम सीव से आटे को छानते हैं तो क्या होता है, क्योंकि आटा बहुत ही फाइन होता है तो वो सीव से पास थ्रू हो जाता है, राइट। जबकि कोई इम्प्योरिटी है लार्ज साइज की, जैसे कोई कीड़ा है या कोई स्टोन है, तो वो सीव में ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं जिनका साइज अलग अलग है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम मिट्टी को स्टोन से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो नीचे चले जाएंगे, सीव से पास हो जाएंगे, जबकि जो बड़े स्टोन्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। इसी तरह की सीव कंस्ट्रक्शन साइट में भी यूज होती है जब सैंड को और स्टोन को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि सैंड जो है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, उसका साइज छोटा है, तो वो इस सीव से पास हो जाता है, और वहीं जो स्टोन्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये है सीविंग मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जिनके साइजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो हमें पढ़ने हैं वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इन दोनों को हम साथ में समझते हैं, बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। तो ये थे हमारे राइस ग्रेन्स जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी थी। हमने पहले देखा कि हम हैंड पिकिंग से भी ये इम्प्योरिटी हटा सकते हैं, राइट। बट एक और तरीका है इस इम्प्योरिटी को हटाने का, जो डेली आपकी मम्मा भी करती हैं। हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। हम देखेंगे कि जो राइस है वो हैवी है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड डालने के बाद जो हमारा
कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, इस प्रोसेस को हम, इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद जो हम इस पानी को निकाल देंगे बिना इस सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया है उसे डिस्टर्ब किए, इस पानी को जो हम निकाल देते हैं और इम्प्योरिटी को अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। वेरी सिंपल, एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस हुई? When the heavier component in a mixture settle down, ठीक है, after water is added to it, जब आप पानी डालेंगे और जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। जैसे हमारे चावल नीचे बैठ गए, ठीक है, और इम्प्योरिटी ऊपर आ गई, तो वो हुई सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या हुई? जब इसी पानी को जो जिसके नीचे सेडिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है, इसी पानी को जब आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, पोर आउट कर देंगे बिना सेडिमेंट को छेड़े, बिना विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। आपने सेपरेट कर दिया ना सेडिमेंट को और इम्प्योरिटी को, राइट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन, ठीक है। अब डिकेंटेशन का यूज हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। सपोज एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और उसमें ऑयल डालिए। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि ऑयल और पानी की अलग अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। आपके ग्लास के ऊपर जो है ऑयल की एक लेयर बन जाएगी। अब आप चाहते हैं इस ऑयल को सेपरेट करना, तो आप क्या करेंगे? हल्के से ऊपर से वो पानी गिरा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ऑयल आपने गिरा दिया, तो ये प्रोसेस क्या हुई? डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन भी आप समझ गए कि हेवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन जब हो जाता है पानी डालने से या किसी और लिक्विड डालने से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को समझने के लिए एक ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमारे पास था एक ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या किया? इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। कुछ देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिट्टी थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गई सेडिमेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने कि ये जो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई थी, एक और ग्लास लिया और हमने इसके ऊपर से पानी जो है वो निकाल दिया बिना इस मिट्टी को डिस्टर्ब किए और दूसरे ग्लास में डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक ग्लास में रह गई सिर्फ मिट्टी और दूसरे ग्लास में आ गया ये पानी जो थोड़ा बहुत अभी भी गंदा है, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो तो रहे हैं अभी भी, ठीक है, फाइनर इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है। पर हमारी जो सॉइल है वो मेजरली सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने पानी निकाल दिया और ये जो मिट्टी रह गई, तो ये हो गई हमारी डिकेंटेशन। अब देखिए, ये जो हमारे पास ग्लास बचा जिसमें थोड़ी इम्प्योरिटी अभी भी रह गई है, इसका हम क्या करेंगे? हम इस ग्लास को लेंगे, एक और ग्लास में ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर आपने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो जाके जरूर देखिएगा। तो फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसके बाद इस पानी को इससे पास करेंगे, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब आपने फिल्टर पेपर लगा के इस पानी को इसमें से डाला, तो आपका प्योर वाटर फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। हमने वापस से प्योर वाटर ऑब्टेन कर लिया फिल्ट्रेशन की मदद से, ठीक है। तो अब हम फिल्ट्रेशन को थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है? ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड को एक लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ मीडियम, और ज्यादातर वो क्या होता है? फिल्टर पेपर। ओके, मैंने कहा इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखते हैं। सपोज कीजिए आपने एक ग्लास में चीनी मिला दी, ठीक है, शुगर मिक्स कर दी। अब आप जब उस ग्लास के पानी को फिल्टर पेपर से पास थ्रू करेंगे तो आपको क्या लगता है चीनी सेपरेट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि चीनी तो उसमें घुल चुकी है, राइट। तो फिल्ट्रेशन का आप यूज तभी कर सकते हैं अगर वो जो सॉलिड सब्सटेंस उसमें है, वो जो सॉल्यूट है, वो उस पानी में इनसॉल्युबल है, घुला हुआ नहीं है, राइट। तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
दूसरा और हम कहाँ फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम जूस बनाते हैं तो पल्प और सीड्स को सेपरेट करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है छन्नी की मदद से, राइट। पल्प अलग कर देते हैं, सीड्स अलग कर देते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम जब चीज बनाते हैं, फटे हुए दूध से जब चीज बनाते हैं तब भी हम उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ हमने फिल्टर पेपर लगाया और जो भी हमारा लिक्विड है जो हमें फिल्टर करना है वो हम यहाँ से पोर करेंगे, ठीक है। और ये फिल्टर पेपर है, तो जो अब हमारे पास जो लिक्विड आएगा वो आ जाएगा प्योर क्लियर वाटर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड ऑफ सेपरेशन जो हमें पढ़ना है वो है इवेपोरेशन। सब जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जब हम उसे हीट करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, या आप मान लीजिए आपने गैस चलाई और उस पर पतीला रख दिया तो आपका पानी जो है वो इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हम सबको पता है कि ये इवेपोरेशन है। बट इवेपोरेशन का यूज दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है, ये हमें नहीं पता था। चलिए देखते हैं। तो इवेपोरेशन का यूज हम करते हैं तब जब कोई कंपोनेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में। जैसे मैंने अभी कहा, अगर चीनी मिक्स हो चुकी है आपके पानी में तो उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे पानी से, या फिर नमक जो मिक्स हो चुका है आपके पानी में उसे कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसे हम सेपरेट करेंगे इवेपोरेशन की मदद से। और इसी तरह से हम सी वाटर से सॉल्ट भी ऑब्टेन करते हैं। आप सब जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें बहुत सारा नमक होता है, ठीक है। तो वहां उस पानी में से नमक कैसे निकालते हैं, क्योंकि नमक तो सॉल्युबल है पानी में, वो भी इवेपोरेशन से ही निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जो सी वाटर है इस तरह की शैलो पिट्स बनाते हैं, ठीक है, गड्ढे जैसे बनाते हैं। और इसको हम इस तरह की शैलो पिट्स जो हमने बना ली, उसके बाद क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जब धूप पड़ेगी और जब ये पानी गर्म होगा तो ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। जब हम कुछ दिन तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन की प्रोसेस से। और बाद में हम इस सॉल्ट को फर्दर प्यूरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें अपना सॉल्ट मिल जाए, कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, क्योंकि इस सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट्स के मिक्सचर होते हैं। तो इस तरह से मिलता है हमें सॉल्ट। तो ये थी इवेपोरेशन। चलिए, पर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन लगाने पड़ते हैं दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एक मेथड से वो नहीं हो पाते, ठीक है, एक मेथड से वो कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो पाते। तो देखते हैं कि ऐसा कब किया जाता है। इसके लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास सॉल्ट और सैंड है, ठीक है, नमक है और रेत है, और हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम इसको एक बीकर में पानी लेंगे और सॉल्ट भी डाल देंगे और सैंड भी डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो गया, नमक तो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, अच्छा ये क्या हो गई, ये हो गई सेडिमेंटेशन, क्योंकि सैंड जो है वो नीचे बैठ गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे। आप इस पानी को निकाल देंगे और फिर आपके पास अलग अलग बीकर्स में क्या रह जाएगा, एक बीकर में रह गया सिर्फ सैंड, और ये जो पानी आपने निकाला इसमें से, उसमें क्या था, उसमें सॉल्ट डिसॉल्व था। तो इस वाले बीकर में क्या रह गया आपके पास, सॉल्ट और वाटर। तो सैंड तो आपने सेपरेट कर लिया, अब आपको सॉल्ट भी सेपरेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये था हमारे पास सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट और वाटर की कॉम्बिनेशन को ऐसी एक केटल में डालेंगे, ठीक है, और नीचे से जो है उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी गैस ऑन कर देंगे।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें जो पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होगा, वेपर बनेगा और वेपर बन के वो ऐसे ऊपर को उठेगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या रखा है, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर हमने बर्फ के आइस क्यूब्स रखी हैं, बर्फ रखी है। इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो जब ये वेपर उठेंगे और ये एकदम से कूल होंगे, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने से ये एकदम से कूल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, ये वेपर्स जो हैं ये लिक्विड बन के इधर आ जाएंगे, प्योर वाटर हमें यहाँ मिल जाएगा और ये पानी जो इवेपोरेट होता जा रहा है ये सारा यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और एंड में यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, सॉल्ट। तो हमने सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा इस जो आइस क्यूब वाली इस मेटल प्लेट जिसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखे हैं उससे टच होते ही ये सारा वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट होगा, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे बच जाएगा सिर्फ सॉल्ट और यहाँ आ जाएगा पानी। तो हमने सॉल्ट और वाटर को भी सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो मिक्सचर सॉल्ट, सैंड और वाटर का। तो हमने सैंड को सेपरेट कर दिया था किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से, राइट, हमने उन डायग्राम्स में देखा। और उसके बाद जो सॉल्ट और वाटर वाला पानी बचा उसे हमने कैसे सेपरेट किया, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से, राइट। तो चलिए एक और बात देख लेते हैं कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होती है। सो इवेपोरेशन होती है जब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कब होता है, ये तब होगा जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी आप जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर्स में बनेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। कंडेंसेशन वो होती है जब वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ वेपर्स यहाँ टच हो रहे हैं और दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जब वेपर्स जो है वो लोअर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं, यानी जब टेम्परेचर लो किया जाता है तो वेपर्स जो हैं दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, आपको मेरे लिए एक एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी का रिजल्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड ऑल ऑफ यू, सबको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करने। ठीक है, आपने ये बीकर लिया और इसमें कुछ चम्मच शुगर ऐड कर दी। उसके बाद आप इसे स्टर कीजिए, घोलिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, जब सारी शुगर घुल जाए तो थोड़ी और शुगर लीजिए और फिर से स्टर कीजिए। ठीक है, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आप नोटिस करेंगे कि उसके बाद जो है शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, शुगर जो है वो नीचे बैठ गई है बीकर में और डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें अब आप कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है, अब उसमें आप थोड़ा सा भी सॉल्यूट और ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मुझे क्या करके बताना है, आपको मुझे बताना है कि एक ग्लास ऑफ वाटर में आप कितने चम्मच डिसॉल्व कर पाए और उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। एक तो कितने चम्मच शुगर के आप डिसॉल्व कर पाए और एक और एक्सपेरिमेंट जो आपने करना है वो ये कि आप कितने चम्मच नमक के उसमें डिसॉल्व कर पाए। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम समझ गए। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance or solute in it. ठीक है, अगर वो और solute dissolve नहीं कर सकता, अब उसकी क्षमता नहीं रही है, तो ऐसे solution को हम कहेंगे saturated solution। लेकिन you will notice कि अगर आप उसी solution को, जो वो पानी है जिसमें आपने चीनी घोली है, अगर आप उसको हीट करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे और उसके बाद चीनी घोलने की कोशिश करेंगे तो आप और solute उसमें dissolve कर पाएंगे। आप इसको भी करके देखिएगा। ठीक है, और एक और चीज कि वाटर जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, यानी कि अगर आप चीनी डिसॉल्व करेंगे तो हो सकता है चीनी के आप 5 चम्मच डिसॉल्व कर पाएं और आप नमक करेंगे तो उसके 6 कर पाएं। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में।
दिस इज जस्ट एन आइडिया, आपको करके बताना है कि आप कितने कर पाए, ठीक है। तो अलग अलग सोल्यूट जो है उसके अलग अलग अमाउंट को वाटर की कैपेसिटी होती है डिसॉल्व करने की, ठीक है। तो ये था हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो गाइज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये है वो 5 क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, राइट। तो है क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज, कौन सा मेथड यूज किया जाता है किस किस को सेपरेट करने के लिए। नंबर 1 स्टोन्स और राइस को, नंबर 2 हस्क और ग्रेन्स को, नंबर 3 ग्रेन्स और स्टॉक्स को, नंबर 4 सैंड एंड वाटर को, और नंबर 5 सॉल्ट एंड वाटर को। ओके, सो इसके साथ हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, मैं उन्हें जरूर सॉल्व करूंगी। चलिए, ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू।